हेलो एवरीवन। अच्छा, जब मैं ग्लोबलाइजेशन कहती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद इंटरनेट, बड़ी बड़ी कंपनीज, राइट? ऐसा लगता है ना कि ये सब पिछले कुछ सालों की ही बात है। आज हम इसकी एक ऐसी सीक्रेट हिस्ट्री अनकवर करेंगे जो आपको सच में हैरान कर देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सवाल से। क्या ग्लोबलाइजेशन सच में पिछले 50 सालों की ही देन है? मतलब जब आप सोचते हो तो यही लगता है ना कि इंटरनेट है, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और ये दुनिया अभी अभी आपस में जुड़ना शुरू हुई है। पर क्या ये पूरा सच है? जरा सोचिए इसके बारे में। तो उस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ा नहीं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये गोवा से मिला एक 10th सेंचुरी का मेमोरियल स्टोन है और इस पे साफ साफ शिप्स बनी हुई हैं। ये एक सॉलिड प्रूफ है इस बात का कि हमारी दुनिया सदियों से, हजारों सालों से आपस में कनेक्टेड थी। कैसे? ट्रेड से, ट्रैवल से और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से। तो आखिर ये कनेक्शन शुरू कैसे हुआ? इसके रूट्स कहाँ हैं? इसके लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं दुनिया का सबसे पहला वेब, एक ऐसा नेटवर्क जिसने दुनिया को पहली बार जोड़ा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं द सिल्क रूट्स की। जस्ट इमेजिन दिस, ये 8th सेंचुरी की एक चाइनीज केव पेंटिंग है जो उस जमाने की बसलिंग लाइफ दिखाती है। देखिए, सिल्क रोड सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये जमीन और समुंदर दोनों रास्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करता था। बेसिकली ये एक एंशिएंट सुपर हाईवे था। और पता है, इन रास्तों पर सिर्फ सामान ही नहीं चलता था। ऑफ कोर्स चाइनीज सिल्क जाता था, इंडिया से मसाले और टेक्सटाइल्स जाते थे और यूरोप से गोल्ड और सिल्वर आता था। लेकिन इसके साथ साथ कल्चर भी ट्रैवल करता था। क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स और बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ये सभी इन्हीं रास्तों से फैले। इतना ही नहीं, आइडियाज, नई इन्वेंशंस और हाँ, जर्म्स और बीमारियां भी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेड और कल्चर हमेशा साथ साथ चलते हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब जब हमने देख लिया है कि सामान और आइडियाज कैसे ट्रैवल करते थे, चलिए एक और पर्सनल चीज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबको पसंद है, खाना। Let's see how this ancient global trade changed what's on our plates today. कभी सोचा है नूडल्स और स्पगेटी के बारे में? एक थ्योरी कहती है कि नूडल्स चाइना से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करके स्पगेटी बन गए। एक और थ्योरी है कि शायद अरब ट्रेडर्स पास्ता को 5th सेंचुरी में ही सिसिली यानी इटली लेकर आ गए थे। अब सच क्या है ये तो शायद हम कभी ना जान पाएं, लेकिन ये एक चीज साफ दिखाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट कितना कॉमन था। तो इस कल्चरल कॉन्टैक्ट के मेन एजेंट्स कौन थे? ये थे ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स। यही लोग थे जो नए क्रॉप्स और अलग अलग खाने की चीजें एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस करते थे। बिल्कुल जैसे इस पेंटिंग में मार्को पोलो के साथ मर्चेंट्स को दिखाया गया है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से सामान और कल्चर दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। और अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। जरा इस लिस्ट को देखिए। आलू, मिर्ची, टमाटर, मक्का, सोया, ये सब चीजें हम रोज खाते हैं, है ना? बट कैन यू बिलीव इट, आज से 500 साल पहले, कोलंबस के अमेरिका डिस्कवर करने से पहले हमारे एंसेस्टर्स इनमें से कुछ भी नहीं जानते थे। ये सारी चीजें अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैली। अमेजिंग है। लेकिन इस ग्लोबल फूड एक्सचेंज का एक डार्क साइड भी था। इस तस्वीर को देखिए। आलू के आने से यूरोप के गरीब लोग बेहतर खाने लगे और उनकी उम्र भी बढ़ गई। लेकिन आयरलैंड लोग आलू पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए कि जब 1840s में बीमारी से आलू की फसल बर्बाद हुई तो लाखों लोग भूखमरी से मर गए। ये दिखाता है कि ग्लोबल कनेक्शंस जितने फायदेमंद हो सकते हैं उतने ही रिस्की भी। खाना तो इस कहानी का बस एक हिस्सा था। द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिकाज ने सिर्फ नए फूड्स ही नहीं इंट्रोड्यूस किए, उसने पूरा वर्ल्ड मैप ही बदल दिया। चलिए अब 16th सेंचुरी में चलते हैं। ये वो टाइम था जब यूरोप के एक्सप्लोरर्स ने समुद्री रास्ते डिस्कवर किए और प्री मॉडर्न वर्ल्ड हमेशा के लिए छोटा हो गया। एक नया दौर शुरू हो रहा था। एशिया और अमेरिका के समुद्री रास्तों की खोज ने ट्रेड और लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। अमेरिका की बड़ी बड़ी जमीन, वहां के नए क्रॉप्स और मिनरल्स, खासकर पेरू और मेक्सिको से मिलने वाली चांदी यानी सिल्वर ने यूरोप को बहुत अमीर बनाया और उसके एशिया के साथ ट्रेड को फाइनेंस करने में मदद की। अब ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर शिफ्ट हो रहा था। लेकिन अमेरिका पर यूरोपियन कब्जे की कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं है, ये एक कॉन्क्वेस्ट यानी जीत की भी कहानी है। और इस जीत का सबसे बड़ा हथियार वो नहीं था जो आप अभी सोच रहे हैं। सोच के देखिए, तलवारें, बंदूकें, हाँ,
उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी थोड़ी बेहतर थी, पर इतनी भी नहीं कि वो अकेले लाखों लोगों को हरा सकें। स्पेनिश कॉन्करर्स का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई ट्रेडिशनल मिलिट्री वेपन था ही नहीं। तो फिर वो क्या था? उनका सबसे बड़ा हथियार थे जर्म्स, बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स। क्योंकि अमेरिका लाखों सालों से बाकी दुनिया से अलग था, वहां के लोगों के शरीर में इन यूरोपियन बीमारियों से लड़ने की कोई इम्यूनिटी ही नहीं थी। स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर साबित हुआ। ये एक ऐसी साइलेंट इनविजिबल किलर थी जो आग की तरह फैली और पूरी की पूरी कम्युनिटीज को खत्म कर दिया, कई बार तो यूरोपियंस के वहां पहुंचने से पहले ही। ये कोट सुनिए, ये आपको हिला देगा। मैसाचुसेट्स के पहले गवर्नर जॉन विंथ्रॉप ने 1634 में लिखा कि स्मॉल पॉक्स से यहाँ के लोग मर गए तो इसका मतलब है कि भगवान ने उनकी जमीन पर हमारा हक साफ कर दिया है। ये उस दौर की ब्रूटल सोच को दिखाता है कि कैसे बीमारी को जीत का एक जरिया माना गया। तो हमने देखा कि कैसे पुराने ट्रेड रूट्स से सिल्क, मसाले, आइडियाज और यहाँ तक कि जर्म्स भी ट्रैवल हुए। आज का हमारा आखिरी सवाल आपके लिए है, आज ऐसी कौन सी इनविजिबल चीजें हैं जो हमारी दुनिया को आपस में जोड़ रही हैं? जरा सोचिए। डेटा, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कैपिटल। द स्टोरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन अभी भी लिखी जा रही है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे सोशल साइंस के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। 19th सेंचुरी में हमारी दुनिया आपस में कुछ इस तरह से जुड़ गई जैसे पहले कभी नहीं जुड़ी थी। और ये धीरे धीरे नहीं हुआ, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन था। सोचो, जैसे एक डोमिनो गिरता है और अपने बाद सबको गिरा देता है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलो आज हम इसी रिएक्शन को शुरू से ट्रेस करते हैं और समझते हैं कि हमारी ये मॉडर्न इंटरकनेक्टेड दुनिया आखिर बनी कैसे। लेकिन चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। क्या आप सोच सकते हो कि किसी एक देश में पास किया गया सिर्फ एक लॉ, एक कानून, पूरी दुनिया के लोगों का खाना पीना बदल सकता है? सुनने में तो ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना, कि एक लॉ पूरी दुनिया का मेन्यू डिसाइड कर दे। चलो पता लगाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो देखो, ये पूरी कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी ब्रिटेन से। उस वक्त ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फूड की। और इस पूरे क्राइसिस की जड़ में थे कुछ कंट्रोवर्शियल कानून जिनको कहते थे द कॉर्न लॉज। तो चलो सिचुएशन को ठीक से समझते हैं। ब्रिटेन की पॉपुलेशन यानी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब लोग बढ़ेंगे तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी तो बढ़ेगी, राइट? लेकिन जितनी डिमांड थी उतनी लोकल सप्लाई थी नहीं। इसकी वजह से खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। तो गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला, कॉर्न लॉस। इन लॉज से उन्होंने बाहर से आने वाले सस्ते अनाज पर रोक लगा दी ताकि उनके लोकल लैंड ओनर्स को फायदा हो। लेकिन ये बात सबको पसंद नहीं आई। जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो शहरों में रहने वाली आबादी थी, उन पर इस महंगाई की बहुत बुरी मार पड़ रही थी। उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि आखिरकार सरकार को कॉर्न लॉज हटाने ही पड़े, यानी अबॉलिश करने पड़े। और जैसे ही ये लॉ हटाया गया, वो ग्लोबल चेन रिएक्शन शुरू हो गया जिसके बारे में हमने बात की थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे ब्रिटेन में एक डोमिनो गिरा और उसने पूरी दुनिया में दूसरे डोमिनोज को गिरा दिया। एक देश के इंटरनल डिसीजन का इतना बड़ा इंटरनेशनल असर हुआ। देखते हैं कैसे। इस स्लाइड में आप साफ साफ बिफोर और आफ्टर देख सकते हो। जब कॉर्न लॉस थे तब खाना महंगा था और ज्यादातर ब्रिटेन में ही उगाया जाता था। लेकिन जैसे ही लॉज हटी, देश में बाहर से सस्ता खाना आने लगा। पूरी मार्केट सस्ते इंपोर्टेड फूड से भर गई और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। ब्रिटेन के किसान इस सस्ते इंपोर्ट से कम्पीट ही नहीं कर पाए। बहुत सारी खेती की जमीन खाली छोड़ दी गई। हजारों फार्म वर्कर्स की नौकरी चली गई। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो शहरों की तरफ जाओ या फिर काम की तलाश में देश ही छोड़ दो। अब ब्रिटेन की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और ईस्टर्न यूरोप जैसी जगहों पर नई जमीनों को साफ करके खेती शुरू की गई। मतलब पूरी दुनिया खुद को रीऑर्गेनाइज कर रही थी सिर्फ एक देश को खाना खिलाने के लिए। सोचो, इकोनॉमिस्ट ने जब इस बड़े ग्लोबल बदलाव को स्टडी किया तो उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट फ्लोज आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। तो चलो अब हम इन 3 फ्लोज को समझते हैं। लोगों का मूवमेंट, पैसे का मूवमेंट और सामान का मूवमेंट। यह इमेज 1874 की है और ये पहले फ्लो को यानी फ्लो ऑफ लेबर को बिल्कुल अच्छे से दिखाती है। यहाँ आप आयरिश लोगों को देख सकते हैं जो एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं, एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में अपना घर-बार सब छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सीन उस दौर में लाखों बार हुआ। और ये देखो,
एक और पिक्चर 1869 से। एक जहाज अमेरिका के लिए निकल रहा है। उस दौर में लाखों लोग समुद्र पार कर रहे थे। यूरोप के बंदरगाहों पर ये एक आम नज़ारा बन गया था। तो कितना बड़ा था ये लोगों का मूवमेंट? एक अनुमान के मुताबिक अकेले 19th सेंचुरी में लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में बसने के लिए समुंदर पार किया। ये नंबर सच में बहुत बहुत बड़ा है। तो चलो अब सबको एक साथ जोड़ते हैं। इकोनॉमिस्ट्स ने ग्लोबलाइजेशन के इन 3 ड्राइवर्स को इस तरह से डिफाइन किया है। पहला, फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब गेहूं और कपास जैसी चीज़ों का देशों के बीच आना जाना। दूसरा, फ्लो ऑफ लेबर, जो हमने अभी देखा, लोग काम के लिए माइग्रेट कर रहे थे। और तीसरा, फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी पैसा दूर दूर तक इन्वेस्ट हो रहा था, जैसे कि नए रेलवे लाइंस बनाने में ताकि सामान ट्रांसपोर्ट हो सके। पर एक सवाल उठता है, इतने बड़े स्केल पर यह सब आखिर हो कैसे रहा था? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है टेक्नोलॉजी। चलो देखते हैं कि कैसे नए नए इन्वेंशंस ने लोगों की डिनर प्लेट पर आने वाली चीज़ों को ही पूरी तरह से बदल दिया। मीट का ट्रेड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेशन से पहले जिंदा जानवरों को जहाज़ों में भरकर भेजा जाता था। ये बहुत महंगा और बेकार तरीका था। कई जानवर रास्ते में ही मर जाते थे या उनका वजन कम हो जाता था। इसलिए मीट सिर्फ अमीर लोगों की चीज़ थी। लेकिन रेफ्रिजरेटेड शिप्स के इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया। अब मीट को फ्रीज करके भेजा जा सकता था। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा एकदम कम हो गया और यूरोप में मीट सस्ता हो गया। ये देखो, ये लंदन का एक पशु बाजार है 1851 में, रेफ्रिजरेशन से पहले का। जानवरों को जिंदा ले जाकर उनकी मंजिल पर काटा जाता था। आप देख सकते हो कि ये पूरा सिस्टम कितना इनएफिशिएंट और महंगा रहा होगा। अब इसकी तुलना इस पिक्चर से करो जो 1878 की है। यहाँ कटा हुआ मीट सीधे एक रेफ्रिजरेटेड शिप में लोड किया जा रहा है। ये एक सिंगल टेक्नोलॉजी ग्लोबल ट्रेड के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हुई। इसने खराब होने वाले सामान के लिए पूरी नई मार्केट्स खोल दी। और इसका सीधा फायदा किसको हुआ? यूरोप के गरीब लोगों को। सस्ते खाने का मतलब था कि अब वो एक बेटर वेरीड डाइट अफोर्ड कर सकते थे। सिर्फ रोटी और आलू नहीं, अब उनकी प्लेट में मीट, बटर और अंडे भी आने लगे, जिससे उनकी हेल्थ और लाइफ अच्छी हुई। लेकिन जैसा हर बड़े हिस्टोरिकल बदलाव के साथ होता है, इस प्रोग्रेस और कनेक्शन की कहानी का एक डार्क साइड भी है। इस नई ग्लोबल इकोनॉमी से सबको फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोगों के लिए इसकी कीमत बहुत भारी थी। जैसा कि इस दौर के बारे में एक सोर्स कहता है, ये समझना जरूरी है कि इस प्रोसेस का एक अंधेरा पक्ष भी था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की पूरी पिक्चर को देखते हैं। और ये था वो डार्क साइड। ये दिल दहलाने वाली तस्वीर 1851 की है, जहां न्यू ऑर्लियंस में गुलामों को बेचा जा रहा है। यूरोपियन मार्केट के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कॉटन और शुगर गुलामों से पैदा करवाई जाती थीं। ये नई ग्लोबल इकोनॉमी एक बड़े हिस्से तक ज़बरदस्ती कराई गई मजदूरी पर चल रही। इसका मतलब ये है कि दुनिया के कई हिस्सों के लिए ग्लोबल ट्रेड के बढ़ने का मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि आज़ादी और रोजी रोटी का छिन जाना था। यूरोपियन इकोनॉमिक एक्सपेंशन अक्सर कॉलोनियलिज्म यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने के साथ साथ चलता था। जिन देशों को गुलाम बनाया गया, उन्हें बहुत तकलीफ-देह तरीकों से इस वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनाया गया। इस प्रोसेस में उनके इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत तबाही वाले बदलाव किए गए, ताकि वो नई ग्लोबल मार्केट की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि इस दौर का प्रोग्रेस बहुत कॉम्प्लेक्स और नाबराबरी वाला था। कुछ लोगों की तरक्की अक्सर दूसरे लोगों के दर्द और शोषण पर टिकी हुई थी। और ये हमें एक आखिरी ज़रूरी सवाल पर लाता है, इस तरह के पैटर्न्स हम आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कहाँ-कहाँ देखते हैं? सोचिएगा ज़रूर। हेलो बच्चों, चलो आज टाइम ट्रैवल करते हैं लेट 19th सेंचुरी में। ये वो टाइम था जब दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी डिस्टेंसेस कम कर रही थी। लेकिन इस प्रोग्रेस की कहानी का एक डार्क साइड भी है। हम देखेंगे कि कैसे अफ्रीका में एक जानलेवा बीमारी और इंडिया से भेजे गए मजदूरों ने उस दुनिया को शेप किया जिसमें हम आज रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल अजीब है,
है ना? मतलब कैसे एक जानवरों की बीमारी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को गुलाम बनाने में मदद कर सकती है। बट यू नो व्हाट, ऐसा ही हुआ था। चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बायोलॉजिकल डिजास्टर यूरोपियन पावर्स के लिए एक हथियार बन गया अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए। ज़रा इस मैप को देखो, ये अजीब सी सीधी लाइंस देख रहे हो? ये जमीन देखकर नहीं बनाई गई थी। ये लाइंस तो पॉलिटिशियंस ने बर्लिन के कॉन्फ्रेंस रूम में लिटरली स्केल से, रूलर से खींची थी। 1885 में यूरोपियन लीडर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां लाखों लोग रहते हैं। और यहीं से शुरू हुआ स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। तो चलो देखते हैं कि ये कॉन्क्वेस्ट आखिर हुआ कैसे। और ये सिर्फ लड़ाई या फौज की कहानी नहीं है, ये कहानी है मैप्स की, एक्सप्लोरेशन की और एक भयानक क्राइसिस का फायदा उठाने की। ये जो एच.एम. स्टैनली जैसे एक्सप्लोरर्स थे ना, ये सिर्फ घूमने फिरने नहीं निकले थे, ये तो साम्राज्य के लिए, एम्पायर के लिए रास्ता बना रहे थे। उन्होंने ज़मीन के मैप बनाए, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, बेसिकली यूरोपियन कब्जे के लिए पूरी ज़मीन तैयार कर दी। अब देखो, यूरोपियंस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अफ्रीका में ज़मीन थी, मिनरल्स थे, यानी दौलत ही दौलत, पर एक चीज़ नहीं थी, मजदूर। कोई उनके लिए काम करने को तैयार ही नहीं था। क्यों? सिंपल, अफ्रीकन्स के पास अपनी ज़मीन थी, अपने पशु थे, उन्हें किसी के लिए मजदूरी करने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। यूरोपियंस को अपनी लेबर प्रॉब्लम का एक अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही भयानक सल्यूशन मिल गया, एक बीमारी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। ये प्लेग एक बायोलॉजिकल वेपन बन गया जिसने साम्राज्य खड़े कर दिए। रिंडरपेस्ट यानी कैटल प्लेग अफ्रीका पहुंचा लेट 1880s में, ब्रिटिश एशिया से आए इन्फेक्टेड कैटल के साथ। और पता है कैसे फैला? बिल्कुल जंगल की आग की तरह। देखते ही देखते ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक और कुछ ही सालों में अफ्रीका के सबसे सदर्न टिप तक सब कुछ तबाह कर दिया इसने। 90%। ज़रा सोचो इस नंबर के बारे में। हर 10 में से 9 पशु मर गए। उन लोगों के लिए जिनकी पूरी जिंदगी, उनकी दौलत, उनका कल्चर, सब कुछ उनके पशुओं पर डिपेंड करता था। ये एक कंप्लीट कैटास्ट्रॉफी थी। सब कुछ खत्म हो गया। और इस ट्रेजेडी में कॉलोनियल पावर्स ने क्या देखा? एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बचे कुचे पशुओं पर भी कब्जा कर लिया। और जब लोगों का सब कुछ छिन गया, उनके पास जीने के लिए यूरोपियन माइंस और प्लांटेशंस में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लो, हो गई उनकी लेबर प्रॉब्लम सॉल्व। पर इसकी कीमत चुकाई आम इंसानों ने। ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है इस सिचुएशन को समझाने के लिए। एक तरफ तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, पर दूसरी तरफ बेहद दुख और गरीबी। कुछ लोगों के लिए हाई इनकम तो बाकियों के लिए बस पॉवर्टी। और ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं थी, ऐसा ही एक पैटर्न हमारे अपने देश इंडिया में भी चल रहा था। अब हम बात करेंगे इंडिया के ह्यूमन कार्गो की, यानी उन गिरमिटिया मजदूरों की जिनको जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में ले जाया गया। उनसे ऐसे हालात में काम करवाया गया कि लोग उसे गुलामी का एक नया रूप कहते थे। तो ये इंडेंचर्ड लेबर या गिरमिटिया मजदूरी थी क्या? देखो, पेपर पर तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 5 साल तक किसी मालिक के लिए एक दूर देश में काम करोगे और बदले में वो आपके सफ़र का खर्चा उठाएगा। पर असलियत में हालात इतने ख़राब थे और आज़ादी इतनी कम कि इसे अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी ही कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा करेगा क्यों? लोग अपना घर बार छोड़कर क्यों गए? ये लोग आते थे यूपी, बिहार, तमिलनाडु जैसे इलाकों से जहां जिंदगी मुश्किल हो गई थी। छोटे मोटे काम धंधे बंद हो गए थे, जमीन का लगान बढ़ गया था और लोग कर्ज में डूबे हुए थे। और ऊपर से जो एजेंट्स उन्हें ले जाने आते थे वो झूठे वादे करते थे, सपने दिखाते थे। इस सिस्टम का सबसे दुखदायक पहलू यही था। मालिकों के लिए इन लोगों के नाम, उनके सपने, उनके परिवार कुछ मैटर नहीं करता था। वो सिर्फ नंबर थे, एक फाइल में लिखा हुआ एक नंबर जिसे बस काम करवाना था। लेकिन वो नंबर्स नहीं थे, वो इंसान थे, उनकी अपनी कहानियां थीं। ये रामनारायण तिवारी जी की कहानी सुनो। पूरी कोशिश के बाद भी काम नहीं हो पा रहा था, हाथों में छाले पड़ गए और इसके लिए उन्हें 14 दिन की जेल हो गई। सोचो, ये थी उन नंबर्स के पीछे की असलियत। लेकिन इतने दुख और तकलीफ के बीच से भी कुछ कमाल का निकल कर आया। इन लोगों ने सिर्फ सहा नहीं, उन्होंने नए देश में नई जिंदगी बनाई, नए वाइब्रेंट कल्चर्स क्रिएट किए। ये उनके जज्बे की एक मिसाल है और उनकी लेगेसी आज भी हमारे चारों तरफ है। ट्रिनिडाड का हुस्से कार्निवल मुहर्रम से ही निकला है। रास्ताफेरियनिज्म के भी इंडियन माइग्रेंट्स से कल्चरल लिंक्स हैं। चटनी म्यूजिक जैसा नया म्यूजिक बना और आपने इनके नाम तो सुने ही होंगे। नोबेल प्राइज विनर वी.एस. नाइपॉल या वेस्ट इंडीज के ग्रेट क्रिकेटर्स शिवनारायण चंद्र पॉल और रमनरेश सरवान, ये सब इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के डिसेंडेंट्स हैं।
पर कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। एक तरफ जहां गरीब किसान मजदूर बनकर जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के ही कुछ बड़े बैंकर्स और ट्रेडर्स थे, जैसे शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नटोकोट्टाई चेटियार्स। ये लोग तो कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा थे, ट्रेड और एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे और खूब पैसा भी कमा रहे थे। तो देखा, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, ग्लोबलाइजेशन हमारी दुनिया को जोड़ती है, ये सच है, लेकिन सोचना ये है कि ये लाइंस खींचता कौन है और इसकी कीमत कौन चुकाता है। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है बच्चों, ये आज भी हमारी इस दुनिया में उतना ही जरूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर के पार्ट 4 में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो आज हम इन 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पुराना इकोनॉमिक सिस्टम टूटा और फिर उसकी जगह एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा पावरफुल सिस्टम कैसे खड़ा हुआ। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा सेक्शन 1, इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश। चलो देखते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड तक इस ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का रोल आखिर था क्या। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, हाँ, लेकिन जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सदियों से इंडिया पूरी दुनिया के ट्रेड का एक बजिंग सेंटर था। ये राउट्स देख रहे हैं आप, ये सभी रास्ते इंडिया से होकर गुजरते थे, हमें एक ग्लोबल हब बनाते हुए। जरा सोचो, 1800 के आसपास दुनिया में जितना भी कपड़ा एक्सपोर्ट होता था ना, उसका 30% यानी लगभग 1/3 अकेले इंडिया से जाता था। हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स की पूरी दुनिया दीवानी थी, एकदम प्रीमियम क्वालिटी। लेकिन फिर पिक्चर अचानक से बदल गई। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के आने और उनकी पॉलिसीज के कारण 1870s तक ये 30% का शेयर गिरकर सिर्फ 3% से भी कम रह गया। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा इकोनॉमिक शॉक था ये। तो अब इंडिया क्या बेच रहा था? हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े की जगह अब हमसे सिर्फ रॉ मटेरियल जैसे कि रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करवाया जा रहा था। और ये एक्सपोर्ट 5% से उछलकर सीधा 35% पहुंच गया। मतलब हमें एक फैक्ट्री से एक फार्म बना दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन हमें जितना सामान बेचता था उससे बहुत बहुत कम हमसे खरीदता था। इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। सोचो, आप अपने दोस्त को 100 रुपये का सामान बेचो और उससे सिर्फ 20 रुपये का खरीदो। फायदा किसका हुआ? ब्रिटेन का। और नुकसान सीधा सीधा इंडिया का। और सबसे क्लेवर बात तो ये है कि ब्रिटेन इस सरप्लस का इस्तेमाल कैसे करता था। देखो, इस पैसे से वो दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट्स यानी जो उनका व्यापार का घाटा था उसको पूरा करते थे। इस तरह इंडिया बिना जाने वर्ल्ड इकोनॉमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन मजबूर कड़ी बन गया था। इसी सरप्लस से होम चार्जेस भी चुकाए जाते थे। ये क्या थे? बेसिकली इंडिया की कमाई से ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज जाती थी। इंडिया के नाम पर जो कर्ज लिया गया था उसका इंटरेस्ट जाता था और उनकी पेंशन्स भी जाती थी। मतलब पूरा पैसा इंडिया से इंग्लैंड जा रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चली, इस पूरे ग्लोबल सिस्टम के लिए एक इकोनॉमिक सुनामी बनकर आई। सब कुछ हिलाकर रख दिया इसने। ये जंग 2 टीम्स के बीच थी। एक तरफ थे एलाइज जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे बड़े देश थे और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। ये कोई पुराने जमाने की जंग नहीं थी, ये थी पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स यानी इंडस्ट्री से निकले खतरनाक हथियारों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ जो इंसान ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। और इसका अंजाम सोच से भी परे, 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये इतना बड़ा नंबर है इंडिया के कई बड़े शहरों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा। और ज्यादातर मरने वाले वर्किंग एज मैन थे, जिससे यूरोप में काम करने वालों की जबरदस्त कमी हो गई। वॉर खत्म हुई, लेकिन उसके बाद की दुनिया पहचान में नहीं आ रही थी। हर देश रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और इस केओस के बीच वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा था। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस वॉर ने अमेरिका को एक इंटरनेशनल डेटर से यानी एक कर्ज लेने वाले देश से एक इंटरनेशनल क्रेडिटर यानी कर्ज देने वाला देश बना दिया। बेसिकली अमेरिका अब दुनिया का नया फाइनेंशियल बॉस बन गया था। और अगर अमेरिका ऊपर जा रहा था तो कोई नीचे भी आ रहा था, राइट? ब्रिटेन, जो कल तक वर्ल्ड का इकोनॉमिक लीडर था, अब एक गहरी क्राइसिस में था। उन पर अमेरिका का भारी कर्ज, इंडिया और जापान से नया कंपटीशन और देश में इतनी बेरोजगारी कि 1921 तक हर 5 में से 1 ब्रिटिश वर्कर के पास काम ही नहीं था। तो जो ब्रिटेन स्ट्रगल कर रहा था, यूएस में क्या हो रहा था?
वहां रिकवरी इतनी फास्ट हुई कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक नया सुनहरा दौर शुरू हो गया। इसे रोरिंग 20s कहते हैं। और इस बूम के पीछे था एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, मैस प्रोडक्शन। इसके पायनियर थे कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड, और उनकी टीम मॉडल फोर्ड कार इस नए दौर का अल्टीमेट सिंबल बन गई, आम आदमी की कार। फोर्ड ने असेंबली लाइन मेथड को परफेक्ट किया। सोचो एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और कार उस पर आगे बढ़ रही है। हर वर्कर एक ही जगह खड़ा है और बस एक ही काम बार बार करता है। कोई सिर्फ टायर लगाता है, कोई सिर्फ स्टीयरिंग व्हील फिट करता है। इससे काम की स्पीड रॉकेट जैसी हो गई और कार बनाने का खर्चा बहुत ही कम हो गया। लेकिन इस तेज काम के स्ट्रेस से वर्कर्स नौकरी छोड़ने लगे। तब फोर्ड ने एक ब्रिलियंट मूव चला। उन्होंने वर्कर्स की डेली वेज डबल करके $5 कर दी। लोग शॉक थे, पर फोर्ड ने बाद में कहा कि ये उनका सबसे अच्छा कॉस्ट कटिंग डिसीजन था। क्यों? सोचो। क्योंकि अब फोर्ड के वर्कर्स इतना कमा रहे थे कि वो खुद फोर्ड की बनाई कार खरीद सकते थे। इससे एक नया साइकिल शुरू हुआ। ज्यादा सैलरी से लोग ज्यादा सामान खरीदने लगे, वो भी हायर परचेज यानी आसान लोन पर। इससे यूएस में आम आदमी के लिए कंजम्पशन का एक धमाका हो, और यहीं से हमारी मॉडर्न कंज्यूमर सोसाइटी का जन्म हुआ। तब आप सोचिए, हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन ने जो दुनिया बनाई, क्या हम आज भी उसके असर में जी रहे हैं? आपको इसकी लेगेसी अपनी लाइफ में कहाँ दिखती है? मोबाइल फोन्स, फास्ट फूड, शॉपिंग मॉल्स, इसके बारे में जरूर सोचना। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के स्पेशल सेशन में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा सवाल जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? आई मीन, कहाँ अमेरिका में एक बैंक फेल हो रहा है और कहाँ बंगाल में एक किसान बर्बाद हो रहा है। दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? बट ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आपको इसका जवाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही तो मजा है, या कहूं बवाल है इस ग्लोबल वर्ल्ड का। तो चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 1920s के अमेरिका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था और यूएस इकोनॉमी एक रोलर कोस्टर की तरह थी, जो बस ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रही थी। हर तरफ पैसा था, खुशहाली थी, जिसे कहते हैं द अमेरिकन ड्रीम। तो ये सब हो कैसे रहा था? वेल, इसके पीछे एक सिंपल सा साइकिल था। बैंक्स लोगों को बहुत आसानी से लोन दे रहे थे। लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने क्या किया? ऑफ कोर्स शॉपिंग, घर, गाड़ियां, ऐशो आराम की चीजें सब खरीदा। जब इतनी चीजें बिकने लगी तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों को जॉब्स मिली, उनकी इनकम बढ़ी, और फिर लोगों ने और इन्वेस्ट किया और बैंक्स ने और लोन्स दिए। ये एक परफेक्ट सर्कल था, और इसी सर्कल ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर यानी सबसे बड़ा साहूकार बना दिया। लेकिन जैसा कि हर फिल्म में होता है, अ गुड स्टोरी नीड्स अ ट्विस्ट। और ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, है ना? वो कहते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू। बस वही हुआ, क्योंकि ये पूरी प्रोस्पेरिटी, ये पूरा अमेरिकन ड्रीम एक कांच के महल जैसा था जो उधार की बुनियाद पर खड़ा था। और 1929 आते आते ये महल टूटने वाला था। और फिर बैम, द क्रैश हैपन्स। वो रोलर कोस्टर याद है? अब वो फ्री फॉल में है, सीधा नीचे। 1929 में शुरू हुआ आर्थिक संकट, द ग्रेट डिप्रेशन, और ये आग ऐसी लगी कि इसने सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? एक सिंगल रीजन नहीं था बच्चों, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। रीजन नंबर 1, किसानों ने इतनी फसल उगा दी, इतनी ज्यादा कि खरीदने वाले कम पड़ गए। रिजल्ट, प्राइसेस क्रैश। रीजन 2, अमेरिका के बैंक्स डर गए। उन्होंने बोला, भाई हमने जिन जिन देशों को लोन दिया है सारा पैसा वापस दो। इससे यूरोप में बड़े बड़े बैंक्स डूब गए। और रीजन 3, अमेरिका ने सोचा हम अपने आप को बचाते हैं। उन्होंने बाहर से आने वाले सामान पर भयंकर टैक्स लगा दिया, और इससे पूरा ग्लोबल ट्रेड अचानक से ठप पड़ गया। इसका असर कितना बड़ा था? जस्ट लुक एट दिस नंबर, 1,10,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इमेजिन करो, इन जस्ट 3 years 1,10,000 कंपनीज फूप गायब हो गई। ये एक छोटा मोटा क्राइसिस नहीं था, ये एक टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स था। और ये सोचना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर बंद होती कंपनी के पीछे लाखों लोग थे। लोग जिनकी नौकरियां चली गईं, जिनके घर बिक गए, जिनके सपने टूट गए। वो 1920s का अमेरिकन ड्रीम बस धूल में मिल गया था। ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे, सर ये सब तो अमेरिका में हुआ, हमारा इससे क्या लेना देना? एक्सेलेंट क्वेश्चन। रिमेंबर आवर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द फार्मर इन बंगाल? वेल, अब टाइम आ गया है उस पजल को सॉल्व करने का। देखते हैं कि ये आग हिंदुस्तान तक कैसे पहुंची। देखो, असर फौरन हुआ, इमीडिएटली।
1928 से 1934 के बीच इंडिया का जो सामान बाहर जाता था यानी एक्सपोर्ट्स और जो हम बाहर से मंगाते थे यानी इंपोर्ट्स, दोनों ऑलमोस्ट हाफ हो गए, आधा। और गेहूं की कीमत सीधा 50% डाउन। हमारी इकोनॉमी जो खेती पर डिपेंड करती थी उसकी कमर ही टूट गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडिया में इसका असर सब पर सेम नहीं था। सबसे बुरी हालत किसकी हुई? हमारे किसानों की। सोचो, एक तरफ उनकी फसल के दाम गिर गए और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स यानी लगान कम करने से साफ इनकार कर दिया। डबल मार पड़ी, इसलिए वो कर्ज में डूबते चले गए। और शहरों में जिनकी सैलरी फिक्स थी उनके लिए तो लाइफ आसान हो गई क्योंकि चीजें सस्ती मिल रही। और इस दर्द को समझने के लिए बंगाल के एक जूट फार्मर की ये बात सुनो। वो कह रहे हैं, भाइयों और जूट उगाओ, ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन जूट का खर्चा और कर्ज तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देगा। उन्होंने सोचा ज्यादा जूट उगाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। जूट के दाम 60% से भी ज्यादा गिर गए और वो बेचारे कर्ज में डूब गए। सारी होप्स खत्म। तो आप देख रहे हैं, द ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ पैसों का क्राइसिस नहीं था। इसने पूरी दुनिया में इतनी परेशानी, इतना गुस्सा, इतनी इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी कि इसने एक और भी बड़ी और भी भयानक चीज की जमीन तैयार कर दी, और वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 60 मिलियन, 6 करोड़ लोग, इस नंबर को आराम से सोचो। इतने लोग इस वॉर में मारे गए। ये उस टाइम की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 3% था। It's just hard to even imagine the scale of that loss. Look at these two images. एक तरफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, युद्ध ने शहर के शहर मिटा दिए, और दूसरी तरफ एक उम्मीद, एक प्लान। दुनिया के बड़े लीडर्स एक टेबल पर बैठे ये डिसाइड करने के लिए कि ऐसी गलती, ऐसी बर्बादी दोबारा ना हो। और उस मीटिंग का नाम था द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये 1944 में अमेरिका में हुई। इसका गोल सिंपल था बट ह्यूज। एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाओ ताकि द ग्रेट डिप्रेशन जैसी कैटास्ट्रोफी, ऐसी तबाही फिर कभी ना हो। तो सब ने मिलकर सोचा, हमने क्या गलती की, व्हाट डिड वी लर्न, और उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन समझ आए। लेसन 1, फैक्ट्रीज में सामान तभी बिकेगा जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा हो। सिंपल। तो स्टेबल जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेसन 2, हम सब कुछ मार्केट पर नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट्स को बीच में आना पड़ेगा टू कंट्रोल थिंग्स व्हेन दे गो रॉन्ग। और इन्हीं लेसन से पैदा हुए 2 जुड़वा भाई जिनको हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम है देशों के बीच पैसे के लेनदेन पर नजर रखना ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। इसका काम था युद्ध के बाद जो बर्बादी हुई थी उससे ठीक करने के लिए पैसा देना। तो नया सिस्टम सिंपल था। सबकी करेंसी US डॉलर के साथ फिक्स कर दी गई और डॉलर खुद गोल्ड के साथ फिक्स था। इट वॉज लाइक एन एंकर, एक एंकर जिसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल कर दिया। और इस स्टेबिलिटी का रिजल्ट जबरदस्त ग्रोथ फॉर मेनी मेनी ईयर्स। तो बच्चों, ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इसने आने वाले कई सालों तक दुनिया को चलाया। बट दैट वाज देन। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। आज हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को कौन सा सिस्टम चला रहा है? व्हाट आर द रूल्स टुडे? इसके बारे में सोचिए। विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज सोशल साइंस के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी आपके चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का एक सुपर इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट है, सो ध्यान से सुनना। ओके, तो चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज जो आप रोज देखते हो, अपना फोन देखो, टीवी का रिमोट देखो या कोई खिलौना उठा लो, उस पर अक्सर मेड इन चाइना क्यों लिखा होता है? सोचा है कभी? वेल, बिलीव मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक इस छोटे से लेबल के पीछे की पूरी सरप्राइजिंग हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। तो इस मेड इन चाइना वाली पजल को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा आज का प्लान, हमारा रोड मैप। हम फ्रीडम्स हाई प्राइस से शुरू करेंगे, फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस को समझेंगे, G77 की डिमांड देखेंगे और फिर देखेंगे कि पुराना सिस्टम कैसे टूटा और एक नया ग्लोबल सिस्टम कैसे बना। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1, फ्रीडम्स हाई प्राइस। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में एक चेंज की हवा चली, एक आज़ादी की लहर सी आ गई। बहुत सारे देश, स्पेशली एशिया और अफ्रीका में, कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो गए। लेकिन ये आज़ादी ये इतनी सिंपल नहीं थी। इसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक पैराडॉक्स जुड़ा हुआ था। और इस पैराडॉक्स को समझने से पहले एक वर्ड है जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो है डीकॉलोनाइजेशन। ये क्या होता है?
सिंपल है, ये वो प्रोसेस है जिससे एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज बिल्कुल हमारे देश इंडिया की तरह सालों के यूरोपियन रूल से आज़ाद होकर फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस बने। समझ गए? तो वॉर के बाद ना दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा था। लिटरली दो अलग अलग दुनिया बन गई थी। एक तरफ थे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो अपनी इकोनॉमीज को फिर से तेजी से खड़ा कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हम जैसे नए नए आज़ाद हुए देश जो बेचारे गरीबी से, रिसोर्सेज की कमी से लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि सालों के कॉलोनियल रूल ने उनकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कुछ बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। पर सवाल ये है कि वो असल में किसके लिए काम कर रहे थे? तो इस ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए दो ट्विन ब्रदर्स या पावर हाउस इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ऑफिशियली पेपर पर इनका काम था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करना, लेकिन सच ये है कि इनका डिज़ाइन, इनका पूरा स्ट्रक्चर खास तौर पर बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। और बच्चों, यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ था, सबसे बड़ी कमी। सोचो, ये सिस्टम नई आज़ाद हुए देशों के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, IMF और वर्ल्ड बैंक, वो फॉर्मर कॉलोनीज की असली प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, लैक ऑफ डेवलपमेंट, इन सब से डील करने के लिए ए इक्विप्ड नहीं थे, और बी उनका फोकस ही नहीं था। तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई ये गेम तो अनफेयर है, इसमें रूल्स हमारे लिए हैं ही नहीं। तो उन्होंने सोचा अकेले अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, चलो टीम अप करते हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक पावरफुल ग्रुप, ताकि उनकी आवाज़ को सुना जाए। इसका नाम रखा गया द ग्रुप ऑफ 77 या G77। सिंपल आइडिया था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अकेले नहीं, एक साथ खड़े होंगे। और इनकी डिमांड क्या थी? उनकी एक सिंपल लेकिन उस जमाने के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी डिमांड थी। वो चाहते थे एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, शॉर्ट में NIEO। बच्चों, ये पॉइंट्स ध्यान से सुनो और नोट कर लो, एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो क्या मांग रहे थे? नंबर 1, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा रियल कंट्रोल हो। नंबर 2, हमें डेवलपमेंट के लिए आर्थिक मदद यानी असिस्टेंस ज़्यादा मिले। नंबर 3, हम जो रॉ मटेरियल्स बेचते हैं उसके अच्छे फेयर प्राइसेस मिले। और नंबर 4, हमारे बनाए हुए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बड़े देशों के मार्केट्स में आने का, आसानी से बिकने का मौका मिले। सिंपल राइट? बस फेयरनेस मांग रहे। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है, अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आयरॉनी देखो, जिन पावरफुल कंट्रीज ने ये पूरा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बनाया था, ये सिस्टम उन्हीं की वजह से अब कोलैप्स होने लगा था, टूटने लगा था। तो ये टूटा कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखो, 1960s तक US की इकोनॉमी, जो इस सिस्टम का इंजन थी, वो कमज़ोर होने लगी। फिर 70s आते आते US डॉलर गोल्ड के कंपैरिजन में अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर पाया। बस जैसे ये हुआ, पूरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया, कोलैप्स हो गया। अब इस केओस में क्या हुआ? डेवलपिंग कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनको मजबूरन प्राइवेट वेस्टर्न बैंक से भारी भरकम कर्ज लेना पड़ा, और इसका रिजल्ट वो एक बहुत बड़े डेट क्राइसिस यानी कर्ज के जाल में फंस गए। पर कहते हैं ना, हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है। इस क्राइसिस ने ग्लोबलाइजेशन के एक बिल्कुल नए चैप्टर का, एक नए दौर का दरवाजा खोल दिया। और इस नए चैप्टर का हीरो या विलन एक नए तरह की कंपनी थी। तो अब सीन में एंट्री होती है एक और की प्लेयर की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि MNCs। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो जायंट ग्लोबल कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट शायद अभी आपके आसपास ही होंगे। ये एक ही टाइम पर कई देशों में ऑपरेट करती हैं। तो अब ये ग्रेट प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ कैसे? इसको हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, मिड 70s में अमेरिका और यूरोप जैसे इंडस्ट्रियल देशों में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। स्टेप 2, अब MNCs ने सोचा प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। उन्होंने अपने कॉस्ट्स कम करने के लिए ऐसे देशों को ढूंढना शुरू किया जहां मजदूरी यानी वेजेस कम थे। स्टेप 3, और बिल्कुल राइट टाइम पर चाइना ने एक गेम चेंजिंग मूव किया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर दिया, दरवाजे खोल दिए। स्टेप 4, MNCs को और क्या चाहिए था? उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने फटाफट अपनी फैक्ट्रीज, अपने प्रोडक्शन ऑपरेशंस चाइना जैसे लो वेज कंट्रीज में शिफ्ट कर दिए। तो अब हम फाइनली इस सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो मेड इन चाइना क्यों? आंसर एकदम सिंपल है, लो कॉस्ट्स, सस्ता प्रोडक्शन।
इसका सबसे बड़ा रीजन था चाइना की इकोनॉमी का लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, और उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? वहाँ की लो वेजेस, यानी सस्ती मजदूरी। एमएनसीज ने चाइना में फैक्ट्रीज लगाईं ताकि वो इस सस्ती लेबर का फायदा उठाएं और पूरी दुनिया के मार्केट के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बना सकें। लेकिन एक बात याद रखना, ये कहानी सिर्फ चाइना की नहीं है। ये जो इंडस्ट्री का रीलोकेशन हुआ ना, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन था। इसने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक मैप, उसकी ज्योग्राफी हमेशा के लिए बदल दी। इसी शिफ्ट की वजह से चाइना के साथ साथ इंडिया और ब्राज़ील जैसे देशों में भी बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बच्चों, इसके साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा मेड इन चाइना का लेबल एक कितनी लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल जर्नी का नतीजा है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, एक थॉट। ये जो नया ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम बना, जिसने इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को इतना बदल दिया, क्या ये चेंज सबके लिए अच्छा था? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे? इस पर सोचना जरूर। चलिए, मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। टेक केयर।